Good morning, students. So class 11, we were discussing about the chapter legislature. हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर लेजिस्लेचर के बारे में. The second name with which the legislature is being known is Parliament, and we have seen that Parliament is, we see a Parliament in three parts. The head of the Parliament or the state is President. We have already discussed about Rajya Sabha, and today we will be discussing about the third and the most important thing of our Parliament, that is Lok Sabha. This is Lok Sabha. Now, Lok Sabha is also known as the House of the People, and it is also known as the lower house of India's bicameral Parliament. Bicameral Parliament कई बार रिपीट हुआ है वर्ड्स. Bicameral Parliament होती है जहां पर two houses होते हैं. There are countries where single cameral Parliament is also there. वहां पर एक ही सदन होता है. जैसे हमारे यहाँ दो है, वहां एक ही होता है. सो जिनमें दो सदन होते हैं वहां पर bicameral Parliament जो है उसे कहा जाता है. With the Indian Parliament is a bicameral Parliament with the upper house being the Rajya Sabha. Now, members of the Lok Sabha are elected directly by the people by adult universal suffrage. Adult universal suffrage here means that all the citizens who are above age of 18 years, they will vote to elect their own representative. तो इस बिहाफ पर हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं. एंड कौन सा वोटिंग सिस्टम है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम टू रिप्रेजेंट देयर रेस्पेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एंड दे होल्ड देयर सीट्स फॉर 5 years or until the body is dissolved by the president on the advice of Council of Ministers. So the House meet in the Lok Sabha chamber of the Sansad Bhavan, New Delhi. So हम क्या देखते हैं? हमारी लोक सभा जो है FPTP सिस्टम से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है. जब तक डिसॉल्व नहीं होती तब तक, मतलब जब तक प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर देता, वो लोग जो हैं वो अपना काम करते रहते हैं. ये हमने अभी जो चल रही है हमारी, कौन सी चल रही है? 17th लोकसभा. 2019 में जो इलेक्शन हुए वो हमारी 17th लोकसभा के इलेक्शन हुए थे. इफ यू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ लोकसभा तो हम बोलेंगे लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हाउस है. टर्म लिमिट 5 years होती है. आफ्टरवर्ड्स डिसॉल्व हो जाती है, री इलेक्शन होते हैं. स्पीकर होते हैं इसमें, और जैसे ओम बिरला 19 जून 2019 से ओम बिरला जो है बीजेपी के वो स्पीकर हैं. सेक्रेटरी जनरल होता अपॉइंट करते हैं. इसमें लीडर ऑफ द हाउस होता है, जो भी विनिंग पार्टी है उसका लीडर. जैसे अभी कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 से वही हैं. लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बनता है जो कि वेकेंट है ना. क्यों वेकेंट है? क्योंकि नन हैव मोर देन 10% ऑफ मेंबरशिप. 16 मई 2014 से हम देखते हैं अपोजिशन के लीडर की जगह जो है वो हमारे पार्लियामेंट हाउस में खाली है. वी हैव प्रीवियसली ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड दैट कितनी सीट्स होती हैं. तो टोटल हमने देखा 543 सीट्स जो हैं वो लोकसभा में होती हैं. अभी एनडीए के पास की हम बात करें तो 366, इसमें से 336 जो है
वो एनडीए के पास हैं। इनमें से अकेले बीजेपी के पास 303 सीट्स की से क्लियर मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत जिसको कहते हैं, वो है। करंट गवर्नमेंट जो बैठी है हमारी, इसके जब हम सेटअप की बात करते हैं तो बीजेपी के पास 303 सीट्स हैं। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, इनके पास 15 सीट्स हैं। एलजेपी के पास 6 सीट्स हैं। एसएडी के पास 2 सीट्स हैं। आरएलपी के पास 1 है। एआईडीएमके के पास 1 सीट है। मतलब इस तरह से जिसने जहां से जो जो सीटें जीती वो लोग जो हैं यहाँ पर सरकार बनाए हुए हैं। यूपीए जो है अपोजिशन में 208 लोग बैठे हैं, जिसमें से यूपीए टोटल 93 सीट कंसिस्ट कर रहा है, जिसमें से नेशनल कांग्रेस के पास 52 सीट्स है। नॉन अलाइंड है, 113 कैंडिडेट है नॉन अलाइंड, ठीक है। तो अलग अलग सीट्स का जो भी उन्होंने जीता वो उनके पास है। देखो, नाउ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ of the house allotted by the constitution of India is 552। इतनी तो हमारे पास है ना, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम हो सकती है 552। Now initially in 1950 it was 500। बिगिनिंग जब हमने की थी, जब हमने 500 सीट ली थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ये भी आगे बढ़ता गया। अभी जो है वो हम मैक्सिमम 552 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर सकते हैं। बिटवीन 1952 एंड 2020 2 additional members of the Anglo-Indian community were also nominated by the President of India on the advice of Government of India, now which was abolished in 2020 by 104th Amendment Act 2019। उसको हटा दिए गए। 2 जो एंग्लो इंडियन सीट्स थी, जो कि नॉमिनेटेड सीट्स थी, उनको हटा दिया गया है। अब प्योर 243 सीट्स पे इलेक्शन होता है हमारे यहाँ। सो अब हम देखते हैं दैट अ टोटल जितनी है उनमें से टोटल 131 सीट्स, मतलब 25%, एक्चुअली 24.03 बनता है। 131 सीट्स जो हैं दे आर रिजर्व्ड for the representatives of scheduled caste and scheduled tribes। scheduled caste के लिए जो है रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 84 के थ्रू है, और scheduled tribes के लिए आर्टिकल 47 जो है वो हमें ये चीजें बताता है। now the quorum of the house is 10% of the total membership। the Lok Sabha unless sooner dissolved continues to operate for 5 years from the date appointed for its first meeting। However, we see that while a proclamation of emergency is operated, this period may be extended by the parliament by laws। जनरल जो फेज है that is of 5 years only। लेकिन अगर कहीं हमको किसी चीज में लगता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई या ऐसे कुछ हो गया तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी सी दैट एन एक्सरसाइज टू रीड्रॉ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंट बाउंड्रीज इज कैरिड आउट बाय द बाउंड्री डेलिमिनेशन कमीशन ऑफ इंडिया एवरी डेकेड बेस्ड ऑन द इंडियाज सेंसस। अब जो बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूशन की ड्रॉ करी हुई है ना, वो हर 10 साल बाद रिवाइज होती हैं। जैसे क्या जरूरत है इनकी? इनिशियली हम देखते हैं पहले क्या था, अलवर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही एमएलए हुआ करता था। अब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो हम देखते हैं जनसंख्या बढ़ती जा रही है, काम बढ़ता जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, अलवर शहरी और अलवर ग्रामीण। तो इस तरह से जो है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो क्या हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं। डेमोक्रेटिकल रूल को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ये जरूरी भी है। दिस एक्सरसाइज अर्लियर was also included redistribution of seats among the states based on the demographic changes, but that provision
of the mandate of the commission was suspended in 1976. एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और हमने उसको चेंज कर दिया। और ये क्या था कि भाई अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो प्रॉब्लम होती जाएगी। इसी के साथ हम एक और एक्ट लेकर आए थे, कौन सा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, विच वॉज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। सो हम देखते हैं दैट 17th लोकसभा वॉज इलेक्टेड इन May 2019, that is the latest date of creating a new लोकसभा। लोकसभा क्या का अपना खुद का टीवी चैनल है, लोकसभा टीवी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस के अंदर ही है, उसके अंदर ही है सारी। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि क्या कर रहे हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, अंदर जाके क्या कर रहे हैं, वी आर एबल टू सी दैट थ्रू द टेलीविजन। एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री दैट वाज अ राइट, सो दैट टीवी वाज बीइंग लॉन्च्ड। So now let us give a discussion to our topic by discussing the history of Lok Sabha। थोड़ा सा हिस्ट्री में बात करते हैं अभी। देखो, a major portion of Indian subcontinent was under British rule from 1858 to 1947। हम कहाँ थे? हम ब्रिटिश रूल के थे, कॉलोनी थी हम ब्रिटिशर्स की। During this period, the office of the Secretary of State of India, along with the Council of India, was the authority through whom British Parliament exercised its rule in the Indian subcontinent. And the office of Viceroy of India was created along with an executive council in India, consisting of high officials of the British government। जैसे जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के बस का नहीं रहा, रानी के पास राज्य चला गया। तो जैसे जैसे पैर जमाते चले गए ब्रिटिशर्स, वैसे वैसे इंडिया के लिए पॉलिटिकली कुछ करने का जो प्रेशर था वो भी उन पे बढ़ता चला गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया, दैट प्रोवाइडेड फॉर अ लेजिस्लेटिव काउंसिल consisting of the members of the executive council and non-financial or non-official members। अब इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बना लिया है तो they need some people for paper work and all। बेसिकली इंडियन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शामिल करने का जो रीजन है वो रीजन ही ये था कि they need good clerks जो कि रिटर्न वर्क वगैरह सारा इन लोगों का कर पाए। इसीलिए हम देखते हैं द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया। उसने क्या करा, दैट एक्ट एस्टेब्लिश लेजिस्लेचर इन ईच ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्रीज द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल। Although these acts increase the representation of India in government, the power still remains limited and the electoral was very small। अब पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 इंडियंस रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं अगर, तो उसका क्या वेटेज है? कोई वेटेज नहीं है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो ये दिखा दिया हमको कि भाई देखो, हम तो आप 2 को भी नॉमिनेट कर रहे हैं, इंडियंस जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, हम लोग आप पे राज थोड़ी कर रहे हैं। तो ये इस तरह से बेवकूफ बनाने वाली बात थी इंडिया को, जो ब्रिटिशर्स हैं वो बना रहे थे। अब आगे हम क्या देखते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल चलता रहा, बहुत सारी चीजें चलती रही। इसी के बीच में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में, एंड दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड प्रपोज्ड अ फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब क्या होता है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 passed by the British Parliament on 18th July 1947. It divided British India, which did not include the princely states, into 2 new independent countries, India and Pakistan, which were to be domain of the crown until they had each enact a new constitution। अब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम शुरू होता है। The Constituent Assembly was divided into 2 for the separate nations, with
each new assembly having sovereign powers transferred to it for the respective domain. 1935 के इंडिपेंडेंस एक्ट इसको बोलते हैं, जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ उसको इंडिपेंडेंस एक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि वो पहला एक्ट था जहां से हमें लगा कि भैया अब आजाद हिंदुस्तान का सपना पूरा करने का टाइम आ गया है। सो और उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट आया 47 में और हम आजाद हो जाते हैं और दोनों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है अपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है हमारा। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया एंड वाज अडॉप्टेड on 26 November 1949 and come into effect on 26 January 1950, proclaiming India to be a sovereign democratic republic. This contained the founding principles of the laws of the land which would govern India in its new form, जो ये क्लियर कर देता है कि अब नई इंडिया निकल के सामने आया है, which now included all the princely states which had not acceded to Pakistan. जब ब्रिटिशर्स ने हमको आजाद किया तो ब्रिटिशर्स ने हमको ये कहकर आजाद किया कि 2 कंट्रीज बन गए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तानियों मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान। एंड ऑल द प्रिंसली स्टेट्स क्या है वो देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो अभी जो इंडिया हम देख रहे हैं वो इंडिया नहीं नजर आता था। बहुत सारे जो इंडिया था वो अलग अलग राज्यों थे राजाओं के, तो उन्होंने क्या करा, एक के बाद एक राज्य को अपने अंडर लेते चले गए। तो जो एग्रीमेंट साइन था वो कंप्लीट इंडिया का थोड़ी था, वो तो पर्टिकुलर राजा का था। तो ब्रिटिशर्स ने जाते जाते भी क्या खेल खेला हमारे साथ, उन्होंने कहा कि 2 अलग कंट्रीज बना दी और सारे प्रिंसली स्टेट्स को आजाद कर दिया। जो इंडिया में हिंदुस्तान में मिलना चाहे वो हिंदुस्तान में मिल जाए, जो पाकिस्तान में मिलना चाहे वो पाकिस्तान में मिल जाए, और जो अपना इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहे वो इंडिपेंडेंट कंट्री रहे। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें वो सारे स्टेट्स इंक्लूडेड थे जो कि पाकिस्तान के साथ नहीं मिले अब तक। सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 79 पार्ट 5 जिसमें द यूनियन इंडिया की बात की गई है, वो कह रहा है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट known as the Council of States, राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ द पीपल दैट इज लोकसभा। वहां ये चीज क्लियर कर दी गई है। द लोकसभा हाउस ऑफ पीपल जिसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं was duly constituted for the first time on 17 April 1952 after the first general election जो कि 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 में हेल्ड हुए थे। तो उसके बाद हमारा जो लोकसभा है वो एग्जिस्टेंस में आता है। अब सेशंस कितने हुए अब तक, लोकसभा के कितने सेशंस हुए? लोकसभा के अब तक के सेशन, सबसे पहला सेशन हुआ हमारा फर्स्ट सेशन लोकसभा का 13 मई 1952। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड शुरू हुआ अप्रैल 1957 से, फिर से जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। थर्ड हमारा शुरू होता है अप्रैल 62। इस टाइम में थर्ड एरा में हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों प्राइम मिनिस्टर रहे। फोर्थ में जो कि 1967 से शुरू होता है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। फिफ्थ 71 से शुरू होता है, अगेन इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही। सिक्स शुरू होता है 1977, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। 3 साल बाद ही सेवेंथ शुरू हो जाता है 1980 में, मिड टर्म इलेक्शन हुए थे जहां फिर से इंदिरा गांधी आती है। 8th जो सेशन है हमारा वो दिसंबर 1984 से शुरू होता है जहां पर राजीव गांधी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। 9th शुरू होता है दिसंबर 1989 से जहां पर वीपी सिंह और चंद्रशेखर
ये दोनों प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। 989 में फिर 91 में 2 साल बाद ही फिर से 10th टेन्योर शुरू होता है लोकसभा का, जहां पर पीवी नरसिम्हा राव जो है वो रहे 1991 से। 11th 1996 से शुरू होता है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, ये तीनों उस लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। 12th शुरू होता है मार्च 1998 से, अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं। 13th बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, अक्टूबर 1999 में ही फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। 14th जो है वो हमारा मई 2004 से शुरू होता है, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। 15th जो हमारा है वो शुरू होता है मई 2009 से, दोबारा मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हैं। 16th लोकसभा हमारी मई 2014 से चालू हुई है, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। 17 2019 पिछले साल से, जहां अभी हम देखते हैं फिर से नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज सर्विंग द कंट्री एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो वो अलग अलग प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कि हमको सर्व किया है। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसे थोड़ी कोई भी बन जाता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इसको एक्सप्लेन किया गया है। देखो, आर्टिकल 84 जो कि पार्ट 4 में आता है, द यूनियन, इंडियन यूनियन जहां पर डिस्क्राइब किया गया है, वो दैट आर्टिकल सेट्स द क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा। कौन कौन सी है? पहला, he or she should be a citizen of India and must subscribe before the Election Commission of India an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the 3rd schedule of Indian Constitution। आप देखते हुए नॉमिनेशन भरने के लिए जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजों के लिए अग्री करते हैं, अपना सारा बही खाता बताते हैं। सेकेंड है कि ही और शी शुड नॉट बी लेस देन ऑफ 25, 25 साल पूरे हो जाने चाहिए। तीसरा है शुड possess other such qualifications may be prescribed in the behalf by or under any law made by the parliament। पार्लियामेंट ने जो जो लॉ बनाए हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रधानमंत्री लोकसभा मेंबर की, उनको मानने वाला होना चाहिए या उनपे खरा उतरना चाहिए। चौथा है that the person should not be proclaimed criminal, that is they should not be a convict, a confirmed debtor or otherwise disqualified by law। किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है वो नहीं होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने से पहले, बाद में भी नहीं होना चाहिए वैसे तो। have his or her name in the electoral rolls in any part of the country। इलेक्टोरल रोल्स में आपका नाम होना बहुत जरूरी है। अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में ही नहीं है तो आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि आप इंडिया के सिटीजन हो, है ना। तो इलेक्टोरल रोल में नाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ हाउएवर अ मेंबर कैन बी डिस्क्वालिफाइड ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बन जाने के बाद भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कैसे? If he or she holds office of profit, if he or she is unsound mind and stand so declared by a competent court, if a person is an undischarged insolvent, if the person is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state or is under any acknowledge of allegiance of adherence to a foreign state। कैसे भी अगर इन चीजों का पता चलता है तो बाद में भी उन्हें हटाया जा सकता है। If he or she is violating party discipline, तो पार्टी से भी हटा देते हैं। ये 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर है जिसको कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इंक्लूड किया गया है, उसको इस एक्ट के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। So these are the provisions और things जिनके बेस पर हम क्या कर सकते हैं,
जिनके बेस पर हम अलग कर सकते हैं, हम उनको हटा सकते हैं, लोकसभा मेंबर को वहाँ से हटा सकते हैं। इनके अलावा आर्टिकल 101 पार्ट 5 के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के आर्टिकल 101 में भी प्रोविजन है दैट वो कौन है जिसको कि पार्लियामेंट का, लोकसभा का मेंबर हटाया जा सकता है। कोई भी मेंबर of both the houses of parliament and provisions shall be made by parliament by law for the vacation of a person who is chosen as a member of both houses of his seats in one house or the other। अगर कोई राज्यसभा के लिए भी खड़ा हो जाएगा और लोकसभा के लिए भी है मेंबर, तो दोनों में से किसी एक सदन का ही मेंबर रहेगा। A member both of parliament and a house of the legislature of a state, ऐसा भी नहीं हो सकता, या तो आप एमपी रह सकते हो या आप एमएलए रह सकते हो। तो ये वो प्रोविजंस हैं जिनके बेस पर हम कहते हैं कि एक जो फॉलो करने पड़ते हैं हर किसी को जिसको कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा बनना है। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन किस तरह से होता है इनका। लाइक मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया on the basis of universal suffrage that already we have discussed. Now elections are by the people directly to the Lok Sabha, and each state is divided into territorial constituencies under two provisions of the constitution। दो provisions के हिसाब से डिवीजन किया जाता है। कैसे? पहला किया जाता है, each state is allotted a number of seats in Lok Sabha in such a manner that the ratio between the number and its population was as close to uniform as possible। मतलब क्या पॉपुलेशन है उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन निकल कर आए, इस हिसाब से जो मेंबर्स हैं वो अलॉट किए जाते हैं। This provision does not apply for the states having a population of less than 6 million। मतलब जो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, वहां पर 6 मिलियन से कम है, वहां नहीं होता है, वहां ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड नहीं किया जाता है। द नंबर ऑफ सीट्स पर स्टेट हैज बीन फ्रोजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976। जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं, बॉम्बे की बात करते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड है, तो वहां पॉपुलेशन के हिसाब से सीट का डिवीजन होगा। ऑन द अदर हैंड हम उधर देखते हैं बाड़मेर है, सीकर है, भैया बहुत दूर दूर लोग रह रहे हैं, जगह ज्यादा है, आबादी कम है, तो वहां इसको इस चीज को नहीं फॉलो किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जो डिवीजन है वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it remains the same throughout the state। So this principle is upheld by the boundary review mentioned above। मतलब बहुत इक्वलिटी मेंटेन करने की कोशिश जो है वो की गई है कि हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, कहीं भी किसी स्टेट को ऐसा नहीं लगे कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। एक चीज और देखो, द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग सीट्स अमंग द स्टेट्स रेफर टू द पॉपुलेशन ascertained at the census of 1971 और 1976 के अमेंडमेंट में इस चीज का जिक्र किया गया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए ये इन सब चीजों को बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा। सो ये तो था किस तरह से बनाया जाएगा। अब बहुत पावरफुल है हमारी लोकसभा, क्या क्या पावर्स हैं उसके पास, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। देखो, सबसे पहले हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जहां हम देखते हैं जो राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल बनाती है लोकसभा। पहला, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। भाई लेजिस्लेटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, वो तो हमने राज्यसभा में देख ली, सेम है दोनों की। वो क्या है जो राज्यसभा से इन्हें अलग बनाती है? सबसे पहला तो है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन द लोकसभा
If passed by majority vote, the Prime Minister and the Council of Ministers has to resign collectively. The Rajya Sabha has no power over such a motion and hence has no real power over the executive. This is because the Constitution of India has only made the Union Council of Ministers responsible to the Lok Sabha, not to the Rajya Sabha. किसी सरकार को गिराने का जो प्रोविजन है वो लोकसभा के हाथ में। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ले आता है अपोजिशन, तो वो सिर्फ लोकसभा में पारित होगा। काउंटिंग है जो लोकसभा में होगी और पारित हो गया तो इमीडिएटली जो है वो रिजाइन करना पड़ेगा। इसको प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। सेकेंड जो चीज है, अच्छा इससे हम क्या देखते हैं कि एग्जीक्यूटिवरी फंक्शंस जो है वो पूरी तरह से किसके हाथ में हो गए, प्रैक्टिकली हमारी लोकसभा के हाथ। दूसरा, मनी बिल्स जो हैं वो काफी पावरफुल बना देते हैं हमारी लोकसभा को। क्यों बनाते हैं? देखो, मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस ही नहीं होंगे। एंड अपन बीइंग पास, एक बार पास हो गए लोकसभा में तो दे आर सेंट टू राज्यसभा वेयर इट कैन बी डिलिबरेटेड और फॉर अप टू 14 डेज के लिए, 14 दिन के लिए राज्यसभा में भेज देगी लोकसभा वाले, भैया पढ़ना है, पास करना है, जो कुछ करना है कर लो। अगर रिजेक्ट भी कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। If not rejected by the Rajya Sabha or 14 days lapse from the introduction of the bill in Rajya Sabha without any action by the House or recommendation made by Rajya Sabha are not accepted by Lok Sabha, the bill is considered passed. तुम भेजो मत भेजो, कोई किसी रिकमेंडेशन के साथ भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 14 दिन के बाद बिल अपने आप पास समझ दिया जाएगा। सो द बजट जो कि मेन पार्ट है हमारी फाइनेंस का, इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बजट होती है कंट्री की, वो कहाँ प्रेजेंट की जाती है? लोकसभा में प्रेजेंट की जाती है। राज्यसभा में उससे मतलब राज्यसभा से उसका कोई लेना देना नहीं है। आगे हम देखते हैं दैट इन मैटर्स pertaining to नॉन फाइनेंशियल ऑर्डिनरी मैटर्स जो है, ऑर्डिनरी बिल्स जो है हमारे, आफ्टर द बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस वेयर इट वाज ओरिजिनली टेबल्ड, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, इट इज सेंट टू द अदर हाउस वेयर इट मे बी केप्ट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। कहीं भी प्रेजेंट हो, चाहे बिल कोई लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, वैसे वर्षा उसको फिर नेक्स्ट सदन में भेज दिया जाता है, वहां 6 महीने से ज्यादा उसको होल्ड नहीं किया जा सकता। इफ द अदर हाउस रिजेक्ट्स द बिल और अ पीरियड ऑफ 6 months elapse without any activity by the house or the house that originally tabled the bill का मतलब है presented the bill, does not accept the recommendation made by the members of the other house, it results in a deadlock। 6 महीने के अंदर अंदर अगर किसी बिल पर कोई नजरिया निकल के सामने नहीं आता है तो उसको डेडलॉक में डाल दिया जाता है। दिस इज रिजॉल्व, अब कोई खत्म थोड़ी कर दी जाएगी वो चीज। अब इसके लिए क्या होता है, ये जो मैटर है ये रिजॉल्व किया जाता है बाय अ जॉइंट सेशन इन बोथ हाउसेस प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिसाइडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। Though the constitution has placed both the houses on the same footing in this regard, in reality it is the Lok Sabha's opinion that mostly prevails due to its bigger numerical strength। अब हम देखते हैं कि दोनों का, इसको प्रैक्टिकली समझो, देखो दोनों का ज्वाइंट सेशन करवाया उस बिल के लिए। अब भाई ये तो नंबर में ज्यादा है, वो कम है, तो किसकी चलेगी ज्यादा? जिसके पास ज्यादा नंबर होगा तो लोकसभा का। तो जनरली ऐसे अटके हुए बिलों पर जो लोकसभा का कहना होता है, जिस तरफ लोकसभा का झुकाव होता है, वही
रिजल्ट निकल के सामने आता है। आगे हम देखते हैं तो पाते हैं दैट इक्वल पावर्स विद द राज्यसभा इन इनिशिएटिंग एंड पासिंग एनी बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट by a majority of total membership of the house and at least 2/3 majority of the members of the house। यहाँ हम दोनों को इक्वल पाते हैं, दोनों ही हाउसेस में यहाँ पर हम कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पाते हैं। नाउ इन लोकसभा किसी भी रीजन की वजह से इफ लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर और आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी, तब क्या होता है, द राज्यसभा बिकम्स द सोल पार्लियामेंट। इट कैनॉट बी डिसॉल्व, क्योंकि तो डिसॉल्व होती ही नहीं कभी भी। दिस इज अ लिमिटेशन ऑन लोकसभा। हर चीज में हमारी लोकसभा आगे है, लेकिन यहां लोकसभा पे लिमिटेशन लग जाते हैं इस चीज से। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट प्रेसिडेंट कैन एक्सीड द टर्म to not more than 1 year under the proclamation of emergency, and the same would be lowered down to 6 months if the said proclamation cease to operate। अब ऐसा नहीं है कि जब तक टेन्योर वापस टेन्योर नहीं आ जाएगा, लोकसभा का इलेक्शन ही नहीं होंगे, इमरजेंसी कंडीशन से कुछ भी है तो प्रेसिडेंट जो है वो जैसे 1 साल का पीरियड तय कर देता है कि भाई इस तरह से जो है वो सारी चीजें करेंगी होंगी और यहाँ तक जो है वो आपको चीजें देखनी है ना। तो अब इससे क्या हो जाएगा, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा राज्यसभा कुछ नहीं कर पाएगी। तो हम क्या देखते हैं, दोनों ही हमारे हाउसेस में हर तरह से लोकसभा जो है वो हमारी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के सामने आती है। अब प्रोसीजर क्या है, हाउसेस के प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, देखो द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा एंड डायरेक्शंस इश्यूड बाय द स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर अंडर रेगुलेट द प्रोसीजर इन लोकसभा। द टर्म ऑफ बिजनेस नोटिस ऑफ विच इज received by minister or private member and admitted by the speaker are included in the daily list of business which is printed and circulated to the member in advance। हर चीज का एक करने का प्रॉपर तरीका है। सेशंस कैसे होते हैं इनके, सेम होते हैं, राज्यसभा की तरह ही होते हैं इनके प्रोसीजर्स, इनके सेशंस भी। द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट टू कंडक्ट इट्स बिजनेस, वो क्या कहलाता है, सेशन कहलाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president to summon each house at such intervals that there should not be more than 6 months gap। इस हिसाब से हम क्या देखते हैं, साल में 2 बार जो हमारे हाउसेस हैं वो मिलते हैं, लेकिन है ना 6 मंथ्स उसमें, लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पर 3 बार हमारे हाउस मिलते हैं, 3 सेशंस होते हैं। सबसे पहला बजट सेशन होता है जो कि फरवरी टू मई के बीच में होता है। मॉनसून सेशन होता है जो मॉनसून सीजन में जुलाई टू सितंबर होता है। विंटर सीजन में विंटर सेशन होता है जो नवंबर और मिड दिसंबर के मतलब उस 1.5 महीने के पीरियड में होता है। एक चीज और समझो, व्हेन इन सेशन लोकसभा होल्ड्स इट्स सिटिंग यूजुअली फ्रॉम 11 AM to 1 PM and 2 PM to 6 PM, पूरे दिन चलता है वो सेशन। And on some days of the sitting are continuously held without observing lunch break and are also extended beyond 6 PM। अगर किसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है ऐसा, तो लंच ब्रेक भी नहीं दिया जाता है और 6 बजे के बाद भी जो सदन की कार्यवाही है वो चलती रहती है। हेंस हम क्या देखते हैं कि लोकसभा डज नॉट ऑर्डिनरली सिट ऑन सैटरडेज एंड संडे एंड अदर क्लोज हॉलीडेज। जो गस्टेड हॉलीडेज हैं, बाकी सैटरडे संडे है, वहां उन दिनों में जो है सेशंस कंडक्ट नहीं कराए जाते। सो दीज वॉज द सर्टन थिंग्स अबाउट लोकसभा। अभी बहुत कुछ है पार्लियामेंट में करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। सो वी विल बी forwarding, we will be reading all those things in our next video. Thank you very much.